तो लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे कि फ्रॉग किस तरह से रेस्पायर करता है, किन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स को यूज करता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर। क्लियर है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन एक साइंटिस्ट ने दी थी, पर्टिकुलर उसी के नाम से पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टर। कार्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेस्पिरेशन के टाइप्स बताए थे। तो कार्टर के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन कितने टाइप की है, कैसी है, तो देखो कार्टर ने रेस्पिरेशन बताई थी किस बेसिस पे कि हम लोग गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, क्लियर है? क्या ली? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी? ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से जाएगी हमारे लंग्स में। लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर। अब एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? एल्वेलाई से ऑक्सीजन लेगा ब्लड, क्लियर है? तो ब्लड के अंदर, और ब्लड इस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएगा? सेल के पास, क्लियर है? ब्लड पहुंचाएगा सेल के पास, टिश्यू के पास, क्लियर है? और सेल या टिश्यू में रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CO2 सेल से ब्लड लेगा, ब्लड ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा एल्वेलाई को, क्लियर है? और एल्वेलाई में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट है एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्लड, ब्लड से सेल। इसी बेसिस पे कार्टर ने रेस्पिरेशन के टाइप बताए। कार्टर बताते हैं कि वो रेस्पिरेशन जहां गैसेस एक्सचेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर और एल्वेलाई के बीच में, इस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर एल्वेलाई से स्टार्ट करके ब्लड, और हम लोग कंसीडर करते हैं सेल तक जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये कैसा है? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सेकंड टाइप है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब थर्ड टाइप कार्टर ने बताई वो रेस्पिरेशन जहां सेल्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, यानी ऑक्सीडेशन होता है फूड का। क्लियर है? तो ये सेल के अंदर ही होता है, तो ये है सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन, इसे कहा जाता है सेलुलर। कार्टर ने कहा कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। क्लियर है? तो देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, तीन तरह की रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू कार्टर। क्लियर है? तो ये रेस्पिरेशन की टाइप्स थे। क्लियर हो गए? अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स रखता है, अलग अलग तरह के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है उसके पास जिसके थ्रू वो रेस्पायर करता है। क्लियर है? अब स्टार्टिंग करते हैं, हम यहाँ पूरे एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोरीफेरा से। फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा। ये जो तीन फाइलम्स हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा और टीनोफोरा, इन तीन फाइलम्स के जो मेंबर्स हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन होगी किस स्ट्रक्चर की हेल्प से? तो यहाँ रेस्पिरेशन होती है बाय जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। इनके पास कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, इनकी जो बॉडी सरफेस होती है, इनकी जो स्किन होती है, उसी से रेस्पायर करते हैं ये। क्लियर है? समझ गए? पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा। फिर फाइलम आते हैं यहाँ प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस,
एंड एसके हेल्मिंथेज। प्लेटिहेल्मिंथेज एंड एसके हेल्मिंथेज दो ऐसे फाइलम है जिनके मेंबर्स मोस्ट ऑफ पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स होते हैं। मेनली एंडोपैरासाइट्स यानी होस्ट बॉडी के अंदर रहने वाले, और अंदर रहेंगे तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी। तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक, एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो ऑक्सीजन लेनी नहीं, तो ऑक्सीजन लेने वाला स्ट्रक्चर भी नहीं होगा इसके पास, समझ रहे हो ना? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है प्लेटिहेल्मिंथेज और एसके हेल्मिंथेज में, ये नोट करो। फिर अपन आगे बात करते हैं। ये हुआ, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। पोरिफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेज, एसके हेल्मिंथेज हो गए। अब नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है एसके हेल्मिंथेज के बाद जो फाइलम कंसिडर किया जाता है एनिमल किंगडम में, वो है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, एनिलिडा ऐसा फाइलम है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगे। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये कैसे रेस्पायर करेंगे? यूज मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट स्किन का यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, समझ रहे हो? इनके पास कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे स्पेशल। एनिलिडा के बाद फाइलम आता है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम में अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर्स यूज करते हैं ट्रैकिया का, ट्रैकिया, क्लियर है? या फिर ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्यूल्स। कुछ मेंबर्स यूज करते हैं गिल्स का, कुछ मेंबर्स हैं जो यूज करते हैं बुक गिल्स का, और कुछ मेंबर्स यूज करते हैं बुक लंग्स का। तो अलग अलग मेंबर अलग अलग स्ट्रक्चर यूज करता है। तो ट्रैक्यूल्स किस में यूज होते हैं? गिल्स कौन यूज करता है? बुक गिल्स। और बुक लंग्स कौन यूज करता है? ये बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रैकिया या ट्रैक्यूल्स, ट्रैकिया या ट्रैक्यूल्स यूज करते हैं इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम की क्लास है इंसेक्टा, और उसके मेंबर्स होंगे वो सारे ट्रैकिया या ट्रैक्यूल्स यूज करेंगे फॉर रेस्पिरेशन। तो इंसेक्ट्स एग्जांपल हो गए। गिल्स कौन यूज करता है? गिल्स यूज करते हैं प्रोन, प्रोन स्पेलिंग ध्यान से देखना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। प्रोन यानी झिंगा, झिंगा, क्लियर है? झिंगा या प्रोन गिल्स यूज करता है। नेक्स्ट, बुक गिल्स कौन यूज करता है? तो बुक गिल्स यूज होते हैं बाय लोकुस्ट, लोकुस्टा, लोकुस्टा यानी लोकुस्ट या लोकुस्टा कहा जाता है किंग क्रैब को। किंग क्रैब, केंकड़े जो होते हैं वो यूज करते हैं बुक गिल्स को, क्लियर है? ये गिल्स बुक की शेप की होंगी, ठीक है? तो बुक गिल्स। अब ये लंग्स हैं, ये बुक की शेप के होंगे, बुक लंग्स। तो बुक लंग्स यूज करता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन, क्लियर है? ये आर्थ्रोपोडा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जैसे इंसेक्ट यूज करेंगे ट्रैकिया का, प्रोन यूज करते हैं गिल्स का, लोकुस्टा किंग क्रैब यूज करता है बुक गिल्स का, और स्कॉर्पियन बुक लंग्स यूज करता है, क्लियर है? रेस्पिरेशन के लिए। ये हुई बात आर्थ्रोपोडा की, क्लियर है? तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम मोलुस्का पे। मोलुस्का फाइलम, मोलुस्का फाइलम किन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रेस्पायर करता है? तो मोलुस्का देखो, मोलुस्का के पास रेस्पिरेशन के लिए है, पहली बात ये यूज करेगा बाय कुछ अमाउंट में या कुछ परसेंटेज में हम लोग कहें तो ये
फायरेंजियल गिल स्लिट्स रखता है। क्लियर है? और एक्चुअल में वो फायरेंजियल गिल स्लिट्स भी नहीं है, रूडिमेंट्री गिल स्लिट्स कह सकते हो तुम लोग। क्लियर है? यानी प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं मोलस्का के पास। अब ये किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं? तो मोलस्का जनरली यूज करता है, हम लोग कहें तो फायरेंजियल वॉल्स, फायरेंजियल वॉल्स का। क्लियर है? ये मोलस्का के स्ट्रक्चर्स हैं। अब नेक्स्ट मोलस्का के बाद अपन बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा यूज करता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स ट्यूब फिट का, ट्यूब फिट। क्लियर है? एकाइनोडर्मेटा ट्यूब फिट का यूज करता है। नेक्स्ट है एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, तो हेमिकोडेटा यूज करते हैं फायरेंजियल गिल स्लिट्स का, फायरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर है? तो हेमिकोडेटा तक कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं कोडेटा की। क्लियर है? तो ये नोट करो, फिर कोडेटा डिस्कस करते हैं कि कोडेट्स कैसे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ये हुआ, अबे हुआ, चलो नेक्स्ट कोडेटा डिस्कस करते हैं। फाइलम कोडाटा की जब बात आती है, नेक्स्ट फाइलम है कोडाटा, यानी अपना फाइलम। तो कोडाटा में कई ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, यानी कोडाटा ग्रुप के अंदर कई सब ग्रुप हैं। वो सब ग्रुप कौन से हैं? सबसे पहले है पाइसिस, पाइसिस, या फिर जिसे तुम लोग बोलते हो फिशिस। फर्स्ट ग्रुप है फिशिस। क्लियर है? और फिश यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का। स्पेशल क्लास है इसके अंदर डिप्नोई, जो एक एक्सेप्शन है, जिसे लंग फिश कहा जाता है। क्लियर है? बट वो हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ सब ग्रुप है एम्फीबिया, एम्फीबिया, फिर है रेप्टिलिया, नेक्स्ट एव्स, और लास्ट मैमल्स। तो देखो एम्फीबिया, एम्फीबिया ऐसा ग्रुप है जिसमें गिल्स भी यूज होते हैं। क्लियर है? लंग्स भी यूज किए जाते हैं, और फ्रॉग हम लोगों ने देखा था ये मोइस्ट क्यूटिकल भी यूज कर रहा था, मोइस्ट क्यूटिकल भी यूज होती है। क्लियर है? रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, ये तीनों ग्रुप कंप्लीटली यूज करते हैं लंग्स का। तो इनके अंदर लंग्स यूज होते हैं फॉर रेस्पिरेशन। समझ रहे हो? तो ये अलग अलग फाइलम के अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। समझ आया? हो गए? क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर थे अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स से। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। क्लियर है? अब आते हैं खुद पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक ऑर्गन सिस्टम बनने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स का यूज किया गया है, यानी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो मेनली दो तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए जाते हैं, टू टाइप्स, दो तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अपने पास। कौन कौन से? तो देखो
फर्स्ट, इसे कहा जाता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर है? यानी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो क्या है? और फिर जो बच गए उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। प्राइमरी में वो ऑर्गन रखा जाएगा जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, जिसके बिना हम रेस्पिरेशन की सोच भी नहीं सकते। प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अपने अंदर होते हैं लंग्स। क्लियर है? यानी हमारे फेफड़े, ये हैं अपने प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। समझ रहे हो? अब इसके कुछ पॉइंट्स। पहली बात कि ये पेयर में प्रेजेंट होता है, जोड़ा होता है लंग्स का लेफ्ट और राइट। क्लियर है? सेकंड कि ये एंडोडर्मल ओरिजिन रखता है, एंडोडर्मल ओरिजिन का है। नेक्स्ट कि ये सक्शन पंप की तरह काम करता है, एक्ट एज सक्शन पंप। सक्शन पंप की तरह काम करता है, और ये फंक्शन करता है नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता है। अब ये सब क्या है? सक्शन यानी घर में सुना होगा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है? वो कैसे क्लीन करता है? वैक्यूम बनता है, उसके अंदर वो सक कर लेता है डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है? तो वो क्लीनर हो गया, क्लीन करता है। इसी तरह का काम ये करता है, सक करने का, सक्शन पंप बनता है यहाँ। जैसे किसी चीज को खींचने वाला, ये क्या करता है? एयर को खींचता है। समझ रहे हो? सांस लेते हैं हम लोग तब, तो सक्शन पंप की तरह काम करता है। कैसे? नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट बना करके। क्लियर है? यानी अंदर प्रेशर कम कर लेगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो हवा अंदर आ जाएगी। ये नेगेटिव प्रेशर बना करके एंडोडर्मल ओरिजिन का स्ट्रक्चर जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है। लंग्स हमारे प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। क्लियर है? सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो इस ऑर्गन की हेल्प के लिए जितने भी पार्ट, जितने भी ऑर्गन, जितने भी स्ट्रक्चर यूज होंगे वो सारे सेकेंडरी में काउंट किए जाते हैं। ठीक है? सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम लोग कंसीडर करते हैं, पढ़ते हैं, कौन कौन से हैं? तो स्टार्ट करो सबसे पहले हवा का पाथ, यानी हमारी एयर पैसेज, रेस्पिरेटरी पाथ डिस्कस करना, उसी के अंदर सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। तो देखो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ हम सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को समझाने के लिए यूज करते हैं रेस्पिरेटरी पाथ का। क्लियर है? रेस्पिरेटरी पाथ डिस्कस करते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी पाथ में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे और किस तरह आएंगे? तो देखो रेस्पिरेटरी पाथ किस तरह होता है। रेस्पिरेटरी पाथ हम लोग पूरा एयर पैसेज देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में है यहां से हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर इनहेल की जाएगी, अंदर ली जाएगी। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू एयर इनहेल की गई। फिर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इनहेल करने के बाद ये कहाँ पहुंची? इस हिस्से में। ये हिस्सा क्या है हमारा? नेजल चैम्बर। तो नेजल चैम्बर में पहुंची, नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर की एक इंटरनल ओपनिंग होती है, वो क्या है? इंटरनल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल। तो ये एयर इंटरनल नोस्ट्रिल से निकलती है और कहाँ जाती है? इंटरनल नोस्ट्रिल से निकल करके हमारे इस फेरिंक्स वाले हिस्से में आती है, जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरिंक्स का वो हिस्सा जहां एयर आएगी, नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स। पहले बात कर चुके हैं ना इसके बारे में।
नेजोफेरेंक्स में एयर पहुंचती है, नेजोफेरेंक्स से एयर कहाँ जाती है, इंटर करना शुरू होती है हमारी विंड पाइप ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया की ओपनिंग है ग्लोटिस, ग्लोटिस, ग्लोटिस के थ्रू इंटर करेगी। कहाँ इंटर करेगी ग्लोटिस के थ्रू, ट्रैकिया की ओपनिंग है ये, ट्रैकिया में इंटर करती है। ट्रैकिया के अपर पोर्शन में प्रेजेंट है लैरिंक्स साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। तो लैरिंक्स में जाएगी और लैरिंक्स से फिर आगे जाएगी ये ट्रैकिया में, क्लियर है, आगे एंटर करती है ट्रैकिया में। अब फिर फर्दर ट्रैकिया की होती है ब्रांचिंग, क्लियर है। फर्दर ट्रैकिया कुछ ब्रांच में डिवाइड होती है जिसे हम लोग एक साथ बोलते हैं रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्री, क्लियर है। ये ट्रैकिया की ब्रांचेस है। तो रेस्पिरेटरी ट्री में जाएगी और रेस्पिरेटरी ट्री से एयर कहाँ जाएगी, एट लास्ट रेस्पिरेटरी ट्री कहाँ बनता है, लंग्स के अंदर, और लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट एल्वोलाई में, एल्वोलाई में, क्लियर है। तो ये है पूरा एयर पैसेज, समझ रहे हो, पूरा रेस्पिरेटरी पाथ। प्राइमरी ऑर्गन है लंग्स, और लंग्स को छोड़ करके जितने पार्ट यहाँ बच गए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, ग्लोटिस, सॉरी नेजल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल, नेजोफेरेंक्स, ग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये सारे के सारे सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड रेस्पिरेटरी पाथ। रेस्पिरेटरी पाथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हम लोगों ने एक साथ ही डिस्कस कर लिए दोनों, ठीक है, क्लियर है। ये रेस्पिरेटरी पाथ हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए। अब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी स्टार्ट करते हैं, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी कैसे करेंगे, तो इस पूरे रेस्पिरेटरी पाथ की स्टडी करनी है, एक एक पार्ट लेकर के स्टडी करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पाथ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जहां से एयर की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। एयर की मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई, एयर एटमॉस्फेयर से एंटर की कहाँ, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेजल चैम्बर में। तो अपन सबसे पहले इसी पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट पार्ट है नेजल चैम्बर, या फिर इसे नोज बोलते हैं, क्लियर है। तो नोज से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपन। नाक का सवाल है ना, नाक के सवाल से बात करते हैं। अब नाक का सवाल है तो देखो क्या होता है, इसकी ओपनिंग है, इस चैम्बर की, इस पार्ट की, इस कैविटी की ओपनिंग्स होती हैं, ओपनिंग्स है, और ओपनिंग है दो, कौन कौन सी, एक तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, और एक इंटरनल ओपनिंग है। एक्सटर्नल ओपनिंग को एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर बोला जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल या फिर एक्सटर्नल नेयर, और इंटरनल ओपनिंग को इंटरनल नोस्ट्रिल या इंटरनल नेयर, या फिर इंटरनल नेयर, क्लियर है, ये प्रोनाउंस किया जाता है। अब देखो इन ओपनिंग्स के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जिसे नोज कहा गया, नेजल चैम्बर कहा जाता है, वो क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो नोज या नेजल चैम्बर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये है नाक। अब नाक का सवाल था तो मैंने काट के यहाँ रख दी, खुद की नहीं किसी और की, ठीक है। चलो ये है नोज। अब इसमें पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो ये इस नोज की या नेजल चैम्बर की बाहर वाली ओपनिंग है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये जो पार्ट है ये है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बीच में से एक ये जो लेयर पार्ट है, ये जो हम लोगों ने डिवीजन दिखाया, ये पूरा होता है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये जो डिवीजन कर रहा है इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर है नेजल सेप्टम,
नेजल सेप्टम। तो देखा होगा तुम लोगों ने, नेजल सेप्टम जब हम लोग पकड़ के ऐसे चेक करते हैं तो पता चलता है आगे से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है और अंदर से थोड़ा हार्ड पार्ट है ना। तो वो कैसे है, तो नेजल सेप्टम में दो चीजें होती हैं, जो हार्ड पार्ट है वहां है बोन, क्लियर है, और जो सॉफ्ट पार्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पार्ट है वहां है कार्टिलेज। कार्टिलेज। अब बात आती है कि कौन सी कार्टिलेज है भाई, तो यहां हम डिस्कस करते हैं, यहां कार्टिलेज है हैलिन कार्टिलेज। हैलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है नेजल सेप्टम के अंदर, क्लियर है। ये तो पहली बात। दूसरी, ये जो अपर पोर्शन है इसे बोलते हैं नेजल टिप या नोज टिप या टिप ऑफ नोज, क्लियर है, टिप ऑफ नोज। अब ये टिप भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल पार्ट है, क्लियर है, टच करके देखते हो तो पता चलता है। यानी यहां भी कार्टिलेज प्रेजेंट है, और कौन सी कार्टिलेज, इलास्टिन, इलास्टिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, क्लियर है। तो टिप में तो प्रेजेंट है इलास्टिन कार्टिलेज, सेप्टम में प्रेजेंट है हैलिन कार्टिलेज, समझ रहे हो। चलो, अब ये टिप वाला जो पार्ट है यहाँ कुछ खुला हिस्सा होता है, खाली जगह होती है, ठीक है, जहां तुम लोग उंगली घुसाते रहते हो, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। अभी वेस्टिब्यूल नाम का पार्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, है ना। तो वेस्टिब्यूल मैंने वहां भी यही कहा था कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, जहां भी खाली जगह दिखी उसे वेस्टिब्यूल बोल देंगे। तो दांतों और गाल के बीच में जो जगह है वो भी वेस्टिब्यूल है, और ये यहाँ जो उंगली घुसाते हो ये जगह भी, हर उंगली वाली जगह नहीं, सिर्फ ये वेस्टिब्यूल है, क्लियर है, तो ये वेस्टिब्यूल है। अब ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, इसी तरह की ओपनिंग यहाँ अंदर की तरफ होगी, हम लोग बताते नहीं है, शो नहीं करते, बट होती है। इंटरनल नोस्ट्रिल या इंटरनल नेयर बोलते हैं, जो कि यूवुला से गार्ड रहती है, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया है ये पॉइंट, ठीक है। चलो, अब ये नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर है, चैम्बर में क्या होता है भाई, नेजल चैम्बर में प्रेजेंट होती है नेजल कोंकाई, कोंकाई। ये नेजल कोंकाई क्या है, कोंकाई बोलते हैं स्मॉल बोन्स को, क्लियर है। कोंकाई होती है स्मॉल फ्यूज्ड बोन्स, ऐसी बोन जो दो बोन्स के फ्यूज होने से बनी है, क्लियर है, कोंकाई है। नेजल कोंकाई प्रेजेंट होती है नेजल चैम्बर में। अब नेजल कोंकाई कितनी है और कैसी है, कौन कौन सी है, तो देखो, नेजल कोंकाई है 3 नंबर, और 3 बनी कैसे है, पहले 3 कौन कौन सी है, देखो 3 है, पहली नेजोटर्बिनल, दूसरी एथमोटर्बिनल, और थर्ड एंड लास्ट मैक्सिलोटर्बिनल, मैक्सिलोटर्बिनल। नेजोटर्बिनल, एथमोटर्बिनल एंड मैक्सिलोटर्बिनल। नेजोटर्बिनल कैसे बनी, एथमोटर्बिनल कैसे बनी, मैक्सिलोटर्बिनल कैसे बनी, तो नाम से पता चला, टर्बिनल 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 बार बार आ रहा है, तो ये क्या होती है, ये हमारी एक फेशियल बोन है, टर्बिनल बोन या टर्बिनेट बोन, क्लियर है। तो क्या होता है, हम लोग कह रहे हैं कोंकाई फ्यूज बोन से बनती है, तो यहाँ दो बोन्स का फ्यूजन हुआ है, किस किस का, नेजोटर्बिनल बनाने में, नेजल बोन प्लस टर्बिनल बोन, नेजल बोन प्लस टर्बिनल बोन, क्लियर है। इसी तरह एथमोटर्बिनल बनाने में एथमोइड बोन प्लस टर्बिनल बोन, एथमोइड बोन प्लस टर्बिनल बोन। और इसी तरह मैक्सिलोटर्बिनल बनाने में मैक्सिला बोन प्लस टर्बिनल बोन, मैक्सिला प्लस टर्बिनल। तो ये है नेजोटर्बिनल, एथमोटर्बिनल, मैक्सिलोटर्बिनल, 3 नेजल कोंकाई है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, नेजल चैम्बर में, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये नेजल कोंकाई है।
ये नेजल चैम्बर है अपना, क्लियर है? ये क्या है? नेजल चैम्बर है। निपटाओ इसे जल्दी। कार्टिलेज का ध्यान रखना, सेप्टम में हेलिन और टिप में इलास्टिन कार्टिलेज है। हो गया? चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसी नेजल चैम्बर या नोज के पार्ट्स की। क्लियर है? नोज या नेजल चैम्बर के पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट्स की। तो नेजल चैम्बर जो है या नोज जो है ये ऑल ओवर कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है? ये ऑल ओवर कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है? तो इसके पार्ट्स हैं 3। नेजल चैम्बर कैन बी डिफरेंशिएटेड और डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन से हैं? तो पहला है वेस्टिब्यूलर पार्ट। वेस्टिब्यूलर पार्ट नाम से पता चल रहा है यहाँ हम नेजल चैम्बर के वेस्टिब्यूल वाले हिस्से की बात करेंगे। सेकंड है रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट क्लियर है? यहाँ हम उस पार्ट की बात करेंगे जो कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। थर्ड है ऑल्फैक्टरी पार्ट। ऑल्फैक्टरी पार्ट, अब ये ऑल्फैक्टरी पार्ट क्या होता है, किस काम आता है, कैसे बनता है, ये डिस्कस करना अपने को। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट डिस्कस करेंगे। वेस्टिब्यूलर पार्ट, वेस्टिब्यूलर पार्ट नेजल चैम्बर का वो हिस्सा है जहां कुछ नहीं होता, सिर्फ वेस्टिब्यूल यानी ये खाली जगह होती है, और इस वेस्टिब्यूलर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं हेयर्स। बाल होते हैं ना, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बड़े बूढ़ों के देखते हो कैसे नाक से बाहर झांक रहे होते हैं बाल, समझ रहे हो? हमारे तो इतने बड़े हैं नहीं अभी। तो ये होते हैं, यहाँ हेयर्स प्रेजेंट। अब ये हेयर्स क्यों प्रेजेंट है? हेयर्स क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि एयर को फिल्टर कर सके, कोई डस्ट पार्टिकल अंदर ना चला जाए, और फिल्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट है हेयर्स। समझ रहे हो? ये है वेस्टिब्यूलर पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट में हम लोग कहते हैं ये नेजल चैम्बर का वो हिस्सा है जहां रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, एपिथेलियम होता है लेयर, सेल्स की लेयर, और ऐसे सेल्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम किस चीज का बना होता है? तो ये बना होता है PSCCGE का। क्लियर है? PSCCGE का एपिथेलियम है। PSCCGE क्या है? तो हेडर में लिख लेना, ये है pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium। pseudostratified ciliated columnar glandular epithelium है PSCCGE। क्लियर है? समझ गए? तो ये होता है, ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, किस पार्ट पे प्रेजेंट है? तो देखो नेजल चैम्बर में ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन, कहाँ प्रेजेंट है भाई? ये प्रेजेंट होता है ऑन मैक्सिलो टर्बिनल एंड एथमोटर्बिनल। एथमोटर्बिनल, मैक्सिलोटर्बिनल और एथमोटर्बिनल, इन दोनों नेजल कोंकाई पे PSCCGE यानी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ रहे हो? अब बात करते हैं ओल्फैक्टरी पार्ट की, ओल्फैक्टरी एपिथेलियम की। ओल्फैक्टरी पार्ट नेजल चैम्बर का वो पार्ट है जहां ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम
अब ओल्फैक्टरी या ओल्फैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? सूंघना, सेंस ऑफ स्मेल, खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, कैसी हवा में गर्माहट है, ये कैसे पता चलता है? इस ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से। ओल्फैक्शन वो प्रोसेस है, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम को हम लोग नाम देते हैं साइंटिस्ट के नाम पे। साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया, तो बता देते हैं शिनडेरियन। शिनडेरियन, सॉरी, शिनडेरियन एपिथेलियम। शिनडेरियन एपिथेलियम बोलते हैं इसे, क्लियर है। ये प्रेजेंट, अब ये प्रेजेंट कहाँ है? तो ये प्रेजेंट ऑन नेजो टर्मिनल, नेजो टर्मिनल नेजल कोंकाई पे प्रेजेंट है। निडेरियन मेम्ब्रेन या ओल्फैक्टरी एपिथेलियम मैक्सिलो और एथमो टर्मिनल पे प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम या पीएसटीसी जीई की लेयर, क्लियर है। ये तो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ये ओल्फैक्शन में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सॉरी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करती है? ओल्फैक्शन परफॉर्म ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन क्या होता है? ओल्फैक्शन होता है सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्शन परफॉर्म किया जाता है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम से, निडेरियन मेम्ब्रेन से। तो ये है हमारे नेजल चैम्बर के पार्ट, वेस्टिब्युलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट और ओल्फैक्टरी पार्ट, क्लियर है। 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। तो ये है नेजल चैम्बर के पार्ट्स, क्लियर हुआ। चलो अब अपन बात करते हैं इस नेजल चैम्बर के पार्ट्स के साथ साथ नेजल चैम्बर के फंक्शंस की, कि भाई ये नेजल चैम्बर, ये स्ट्रक्चर ये क्यों लगाया गया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग पे ही, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टार्टिंग पे ही ये नेजल चैम्बर क्यों लगाया गया है? रीजन इसका रीजन इसके फंक्शन से पता चलेगा। हम बात करें नेजल चैम्बर के फंक्शंस की, फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो पहला फंक्शन है कि ये पार्ट एयर फिल्ट्रेशन का काम करे, ठीक है। फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, जो हवा हम लोग सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसको फिल्टर करने का काम करता है, क्लियर है। उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं आने देता नेजल चैम्बर, क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, क्लियर है। स्टेरिलाइजेशन बोल दो या सैनिटाइजेशन बोल दो, इसका मतलब होता है कि जर्म खत्म कर देना, क्लियर है। कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई पैथोजन अगर एयर में आ रहा है तो उसको भी खत्म करने का काम ये नेजल चैम्बर ही करता है, क्लियर है। थर्ड, फॉर ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को ह्यूमिडिफाई। अब तुम लोग सहारा रेगिस्तान में खड़े होकर सांस ले रहे हो, कतई सूखी हवा आ रही है, ठीक है, उस हवा में बिल्कुल भी नमी नहीं है, और इतनी शुष्क इतनी ड्राई एयर हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम लोग उसे अनहेल करें सही नहीं है, डैमेज कर सकती है इंटरनल पार्ट्स को। तो फिर क्या किया जाता है? उसको थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई किया जाता है, उसको नम किया जाता है, उसमें वो नमी मिलाई जाती है, ह्यूमिडिफाई किया जाता है उसे। ह्यूमिडिफिकेशन का काम भी नेजल चैम्बर का होता है। फोर्थ, और किस काम आता है? या फिर ये क्या करता है? मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एयर, आने वाली हवा का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम आता है। कैसे? कि बहुत ठंडे एरिया में खड़े हो तो बहुत ठंडी हवा अंदर नहीं ले सकते हम लोग, तो उसको थोड़ा सा गर्म करने का काम ये करता है। बहुत गर्मी है, वो गर्म हवाएं अंदर नहीं ले सकते, तो उनको थोड़ा सा ठंडा करने का काम भी नेजल चैम्बर करता है, क्लियर है, समझ रहे हो। तो हम लोग लिखेंगे फॉर कूलिंग डाउन द एयर को कूल डाउन करने के लिए भी, ठंडी करने के लिए भी
ये पार्ट फंक्शनल है। क्लियर है? तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए और ठंडी करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए ये पार्ट यूज होता है। ये है फंक्शंस ऑफ नेजल चैम्बर। क्लियर है? तो यहाँ नेजल चैम्बर कंप्लीट होता है, बाकी बातें अपन कल करेंगे। ठीक है? ओके।